हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीएससी पार्ट 1 बॉटनी पेपर सेकंड में हम साइनोबैक्टीरिया पार्ट 2 पढ़ेंगे। आज साइनोबैक्टीरिया को कंटिन्यू करते हुए उसका भाग द्वितीय आज पढ़ेंगे। साइनोबैक्टीरिया पार्ट 2। कल इसके अंदर जो है साइनोबैक्टीरिया के कुछ लक्षण जो कि इसको बैक्टीरिया से अलग करते हैं और एल्गी से पृथक करते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। लेकिन जनरल कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमने पढ़ा था बैक्टीरिया पढ़ते समय कि हमें जो है सबसे पहले हैबिटेट या आवास के ऊपर जो है वो ध्यान देना पड़ता है कि कोई भी जीव जो है वो रहता कहाँ है, वो कहाँ निवास करता है। तो ये जो होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, श्लेष्मी आवरण होता है इसके चारों तरफ, म्यूसिलेज की शीट होती है, ये मैंने कल आपको बताया था। इसके कारण ये विभिन्न प्रकार के प्रतिकूल परिस्थितियों में भी रहने में सक्षम होते हैं। और ये जो है विभिन्न आवासों के अंदर जो है कौन कौन से आवास हैं इसके अंदर, सबसे पहले फ्रेश वाटर, क्या पढ़ेंगे हम, स्वच्छ पानी, फ्रेश वाटर ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। तो इसका एक एग्जाम्पल जो कि आपके सिलेबस में भी है, ये जीनस ओसिलेटोरिया। अभी बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है और जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर रेपकोन जो है वो चिकने जो है स्लिपरी सरफेसेस हो जाती है। वहाँ पर अगर हम पैर रख दें तो फिसलने का डर रहता है। और यहाँ पर जो है ओसिलेटोरिया के पाए जाने की संभावना, पानी अगर ब्लू ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है तो ओसिलेटोरिया के पाए जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। सेकंड जो है वो है सेलाइन वाटर। सेलाइन मीन्स सॉल्ट वाटर, नमकीन पानी जिसमें कि नमक है। तो खारे पानी के अंदर, सेलाइन वाटर के अंदर भी ओसिलेटोरिया की कुछ स्पीशीज, ज़्यादा तो कैसी होती हैं, फ्रेश वाटर। सम स्पीशीज ऑफ ओसिलेटोरिया आर लिव इन सेलाइन वाटर। तीसरी जो चीज़ है वो है मेराइन वाटर। मैंने बताया आपको कि श्लेष्मा का आवरण होने के कारण प्रतिकूल परिस्थितियों में ये रह सकता है, तो इसका आवास भी काफ़ी फैला हुआ है, बहुत जगह पर ये पाया जाता है। डिफरेंट स्पेसिस के अंदर ये आपको, हैबिटेट्स के अंदर ये मिल जाएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल जो है मेराइन वाटर का ट्राइकोडेस्मियम। ये जितने भी जेनरा के नाम होते हैं उनको अंडरलाइन करना चाहिए। ट्राइकोडेस्मियम जो होता है ये 20 से 30 मीटर की गहराई तक भी मेराइन वाटर के अंदर उपस्थित हो सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि गेडुकोव इफेक्ट बताया था, फिनोमिनन बताया था, और मैंने बताया था कि ये जो होते हैं आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करने के कारण इनके रंगों में परिवर्तन आ जाता है। तो जब ये नीले हरे रंग के होते हैं और ये गहराई में होते हैं तो ये पानी आपतित जो है नीचे जो इसकी वेवलेंथ जाती है प्रकाश की, उसको अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। और इसके ऊपर म्यूसिलेज का आवरण होने के कारण भी जो है ये ज़्यादा प्रकाश को अवशोषित कर सकते हैं, सूर्य के प्रकाश की डिफरेंट वेवलेंथ्स को। और इसके अलावा कुछ यूनिसेल्युलर ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वैसी भी होती हैं जिसके ऊपर जो म्यूसिलेज होता है वो कभी कभी ब्राउन कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है गेडुकोव इफेक्ट के कारण ही, और इस कारण ये जो है लंबे समय तक जो है अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं इसके अंदर सॉइल। मेराइन वाटर के अंदर क्या आता है, समुद्र का पानी। सॉइल के अंदर नील हरित शैवाल मिट्टी में भी बहुत मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। मिट्टी में जो पाए जाते हैं एनाविना, ये नाम आपने सुना होगा पहले, नॉस्टॉक हमारे सिलेबस में भी ये जनरा अभी भी है। तो नॉस्टॉक, एनाबिना, ओसिलेटोरिया की भी कुछ स्पीशीज जो हैं, ये जो है ओसिलेटोरिया बहुत वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। आपने देखा सेलाइन वाटर में, फ्रेश वाटर में, सॉइल में, विभिन्न प्लेसेस के ऊपर ये जो है देखने को मिल जाता है। और इसी के कारण जो है पानी के सरफेस पे या मिट्टी के सरफेस पर इस एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी या दूसरी एल्गी के कारण ही स्लिपरी सरफेस हो जाता है। क्या हो जाता है, स्लिपरी।
फिसलन हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो है हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के झरने में। स्प्रिंग मतलब झरना। तो हॉट स्प्रिंग जो होता है सल्फर के कारण जो है, कई बार जो है आपने देखा होगा, कई जगह पर आप घूमने गए होंगे तो बताते हैं कि ये गर्म पानी का झरना है, और इस पानी से नहाने से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, क्योंकि उस पानी के अंदर सल्फर होता है। सल्फर के कारण वो पानी जो है वो गर्म हो जाता है। और पानी का तापमान जो है 65 से लेकर 68 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हो जाता है। इस पर भी, इतने गर्म पानी में भी ब्लू ग्रीन एल्गी की कुछ स्पीशीज जैसे कि माइक्रोसिस्टिस, फॉर्मिडियम, इत्यादि जो है ये इस पानी के अंदर भी मौजूद हो सकती हैं, सरवाइव कर सकती हैं। नेक्स्ट जो है हार्श कंडीशन, यहाँ पर कि हम सोच भी नहीं सकते कि कोई जीव रहेगा, वो है बर्फ के ऊपर, स्नो में। बर्फ में भी फॉर्मिडियम की कुछ स्पीशीज तो इतने गर्म पानी में मिलती हैं, कुछ एडवर्स बिल्कुल उल्टा, फॉर्मिडियम की कुछ स्पीशीज जो हैं ये इस में भी पाई जाती हैं, बर्फ के ऊपर भी पाई जाती हैं। इसके अंदर जो है मुख्य स्पीशीज जो हैं वो रिव्यूलेरिया, ये कुछ नाम हैं जो अगर आपको याद करने चाहिए, और ये उदाहरणों के साथ ही एग्जाम में लिखना चाहिए अगर साइनोबैक्टीरिया के आवास के बारे में कोई प्रश्न आपके पास करने को आता है तो। नेक्स्ट जो है ये सहजीवी के रूप में सिम्बायोंट, बैक्टीरिया भी हमने देखे थे सहजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वाइड स्प्रेड होता है, बहुत दूर दूर तक वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सिमिलरली बैक्टीरिया के समान ही ये साइनोबैक्टीरिया भी एडवर्स कंडीशंस में भी पाए जाते हैं, सिम्बायोंट के रूप में भी, सहजीवी के रूप में। नोस्टॉक और एनाबिना का एग्जाम्पल मैं वापस से ले रही हूँ। ये नोस्टॉक और एनाबिना आपने दो प्लांट्स पढ़े होंगे जिम्नोस्पर्म्स के साथ में। किसके साथ में? जिम्नोस्पर्म्स के साथ में, टेरिडोफाइट्स के साथ में। ये जो प्लांट्स के ग्रुप आपने पहले पढ़े हैं टेरिडोफाइटा के साथ में, ये इनके साथ में सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं, और इनको जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर मदद करते हैं। इसी तरह ये जो है ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये लाइकेन के साथ भी सहजीवी के रूप में पाई जाती है। लाइकेन्स जो होते हैं ये सहजीवी का एग्जाम्पल होता है, आप सबको पता है, सिम्बायोंट्स का एग्जाम्पल होता है। तो इसके अंदर जो है मैंने पहले आपको जो एग्जाम्पल दिया था, लाइकेन्स के अंदर जो ब्लू ग्रीन एल्गी कंबाइन करती है सहजीवी के रूप में, रिव्यूलेरिया का एग्जाम्पल इसके अंदर आप लिख सकते हैं। इसी तरह से टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा के अंदर जो मैंने बताया कि ये जो है पाए जाते हैं, और ये सारे के सारे जो सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी दूसरे प्लांट्स के साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। क्यों पाए जाते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। बैक्टीरिया में भी यही चीज़ थी, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है ये, बैक्टीरिया में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रॉपर्टी होती है, और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जिनमें की नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता होती है। अभी हम आगे चलकर इसका ब्लू ग्रीन एल्गी की सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ब्लू ग्रीन के अंदर कुछ कोशिकाएं डिफरेंट होती है ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, जिनको कि हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। और ये हेट्रोसिस्ट जो होती है इसका भी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और ये बताएंगे कि क्यों ये हेट्रोसिस्ट कहलाती है और कैसे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि सहजीवी के रूप में भी जो है ये एल्गी जो है उपस्थित हो सकती है, और यही नहीं, चट्टानों के ऊपर, रॉक्स पर भी ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जा सकती है। चट्टानों के ऊपर साइटोनीमा एग्जाम्पल आप याद करिए। साइटोनीमा जो है ये चट्टानों के ऊपर पाई जाती है। इनमें से कुछ पदार्थ स्रावित होते हैं जो कि चट्टानों को गला देते हैं, जिससे कि उनका ब्रेकडाउन होता है और ये उनसे मिनरल्स जो है वो अवशोषित कर सकते हैं।
तो ये जो है मुख्य आवास हैं। इसके अलावा कुछ जो है ज्वालामुखी जहाँ पर होते हैं, ज्वालामुखी जहाँ पर होते हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी वहाँ पर भी उपस्थित हो सकती है। कुछ जो है अल्केलाइन जो है अल्केलाइन सॉइल जो होती है, क्षारीय मृदा जो होती है, वहाँ पर भी उपस्थित हो सकते हैं। और ये जो है गुफाओं में भी उपस्थित हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वाइड स्प्रेड होते हैं ज्वालामुखी जैसी एडवर्स कंडीशंस जहाँ पर होती हैं, गुफाओं में जहाँ पर कुछ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, ऐसे स्थानों पर भी जो है ये अपने आप को जीवित रखने में सक्षम होते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि किस तरह से इसका आवास जो है ब्लू ग्रीन एल्गी का डिफरेंट हैबिटेट के अंदर ये सरवाइव करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे कि बाहर से देखने पर जो है वो हमें ये किस प्रकार के दिखाई देते हैं। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये यूनिसेल्यूलर भी हो सकती है और ये कॉलोनी के रूप में भी हो सकती है और फिलामेंटस भी हो सकती है। तो ये तीन प्रकार इसके हो सकते हैं, यूनिसेल्यूलर, कॉलोनी और फिलामेंटस। तो अब हम जो है सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिसेल्यूलर ब्लू ग्रीन एल्गी के उदाहरण और इसके बारे में। ये यूनिसेल्यूलर ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है सामान्यतः गोलाकार स्ट्रक्चर होता है और इसमें बीच में जेनेटिक मटेरियल जो है ये पाया जाता है। ये जो है आपको लग रहा है कि ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ये खाली नेकेड डीएनए होता है इसके अंदर सेंटर में, और फिर सेल ऑर्गेनल्स और फिर इसके सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन और म्यूसिलेज। क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन है, फिर सेल वॉल है और बाहर और सारी ब्लू ग्रीन एल्गी ज़्यादातर के अंदर बाहर जो है म्यूसिलेज होता है। तो इस तरह से ये एक यूनिसेल्यूलर जो है ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसका एग्जाम्पल जो है आप जो है एक कोशिका के रूप में क्रूकोकस का एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। क्रूकोकस, CHRO, क्रूकोकस ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इस तरह से ये जो है ये कोशिकाएं जो है विभाजित होकर नई कोशिकाएं भी बनाने में सक्षम होती हैं कॉलोनी के रूप में। कॉलोनी के रूप में जो होती है इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो है माइक्रोसिस्टिस, जिसमें कि म्यूसिलेज शीट के अंदर जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये म्यूसिलेज शीट है, ये मैं जो बना रही हूँ, इसके अंदर बहुत सारे जो है यूनिसेल्स जो हैं वो इकट्ठे पाए जाते हैं, जैसे छोटे छोटे गोलाकार स्ट्रक्चर्स। ये जो हैं ये बहुत सारे आपको इसके अंदर पड़े हुए मिलेंगे। इसी तरह से ये माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर जो है ये इसका दिखाई देता है माइक्रोसिस्टिस का। तो ये है माइक्रोसिस्टिस जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी गोल यूनिसेलुलर कोशिकाएं जो हैं वो इकट्ठी हो गई हैं और एक कॉलोनी बना रही हैं, माइक्रोसिस्टिस। जिस तरह से आपने वॉलवॉक्स पढ़ा था, तो ये जो है एक कॉलोनी है जिसको कि एग्जाम्पल है जिसका कि माइक्रोसिस्टिस। तो इस तरह से कॉलोनी के रूप में भी इसका थैलस उपस्थित हो सकता है, यूनिसेल के रूप में भी हो सकता है। फिलामेंट्स जो होते हैं ये ट्रू फिलामेंट्स और फॉल्स फिलामेंट दो तरह के हो सकते हैं। तो ट्रू फिलामेंट्स जो है जैसे फिलामेंटस जो है वो दो तरह की ब्रांचिंग हो सकती है। इसमें ब्रांचिंग अगर है तो इनके अंदर दो तरह की ब्रांचिंग हो सकती है, ट्रू ब्रांचिंग और फॉल्स ब्रांचिंग। और फिलामेंटस के जो एग्जाम्पल हैं जो कि अनब्रांच्ड है, उसमें आप पढ़िए नोस्टॉक। अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, ये अनब्रांच्ड। तो फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये अनब्रांच्ड भी हो सकती है, ब्रांचिंग है तो ट्रू भी हो सकती है ब्रांचिंग, और इसकी फॉल्स भी हो सकती है। इसका एग्जाम्पल है नोस्टॉक, आपके सिलेबस में है, ऑसिलेटोरिया है आपके सिलेबस के अंदर, ये दोनों आपके सिलेबस के अंदर है और ये अनब्रांच्ड है। ब्रांचिंग जहाँ पर आती है एक तो जो है ट्रू ब्रांचिंग और दूसरी है
फॉल्स ब्रांचिंग। तो ऐसा फॉल्स ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्रतीत होता है कि ब्रांचिंग हो रही है। मैं आपको डायग्राम बना के बताती हूँ, ट्रू ब्रांचिंग का बना रही हूँ पहले। तो ये जो है ये ट्रू ब्रांचिंग का डायग्राम है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि नीचे जो है वो कोशिकाओं की एक लेयर है ना, और यहाँ से ये जो कोशिकाएं हैं ये विभाजित हो गई और ये एक ब्रांच इधर चली गई और दूसरी ब्रांच जो है वो यहाँ बन गई। तो इस तरह से इसमें बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं ये बन सकती हैं और ये जो है ट्रू ब्रांचिंग कहलाती है। कई बार क्या होता है कि ये ट्रू ब्रांचिंग का एग्जाम्पल है, ट्रू स्टाइगोनीमा इसका उदाहरण है, स्टाइगोनीमा। कई बार क्या होता है कि जैसे ये एक थैलस जो है ये ऐसे जा रहा है, एक ब्रांच ऐसे जा रही है, दूसरी ब्रांच इधर से शुरू हो गई और वो इधर से इसके पैरेलल चलने लग गई यहाँ पर। तो ऐसे लगता है कि ये जो है फिर आगे जाके ये वापस से अलग अलग हो जाती है, यहाँ पे जाके फिर से ये एक इधर चली गई और दूसरी उधर चली गई। तो इस तरह से ये जो है ये ब्रांचिंग नहीं है, लेकिन ऐसे फॉल्स ब्रांचिंग प्रतीत होती है। तो इसको कहते हैं फॉल्स ब्रांचिंग, और इस फॉल्स ब्रांचिंग का एग्जाम्पल है SCYTO, साइटोनीमा। तो साइटोनीमा जो है ये इस फॉल्स ब्रांचिंग का उदाहरण है, और ट्रू ब्रांचिंग का स्टाइगोनीमा मैंने बताया। तो ट्रू में और फॉल्स ब्रांचिंग के अंदर क्या होता है कि एक ही फिलामेंट जो है उससे शाखाएं निकल रही हैं। इसमें दो अलग अलग फिलामेंट्स एक साथ जो है वो एक साथ चलने लगते हैं और फिर आगे जाकर वापस अलग अलग हो जाते हैं, जिसके कारण कि इसमें शाखाएं बनती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस तरह से ये हमने देखा कि ये क्या है, ये इसका ब्लू ग्रीन एल्गी के आवास के बारे में हमने सारा पढ़ा, और इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में हमने इसके बारे में पूरा पढ़ लिया। और कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि इसके हैबिटेट के बारे में बताइए या इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में बताइए। तो इस तरह से आपको जो है मैं आगे जो है नॉस्टॉक और एनाबिना और ओसिलेटोरिया का डायग्राम बताऊंगी कि किस तरह से ये दिखाई देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। नॉस्टॉक जो है ये इस तरह से मोती की माला के समान दिखाई देता है। इसमें कुछ कोशिकाएं थोड़ी सी बड़ी होती हैं, जैसे पेंडेंट होता है माला में, उस तरह से। और ओसिलेटोरिया जो है ये सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर होता है। ऐसे लगता है जैसे कि सीढ़ियाँ के दो तो सीढ़ी के ये पैरेलल डंडे हैं और ये बीच के अंदर ये जो सीढ़ी चढ़ने के स्थान होते हैं वो हैं। तो ओसिलेटोरिया ये इस तरह का दिखाई देता है। नॉस्टॉक भी आपको बताया। तो ये सारे चित्र के साथ में आपको एग्जाम में वर्णन करना होता है। और इसी के साथ ही आज का टॉपिक मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम साइनोबैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर और हेट्रोसिस्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।